हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपना नया लेक्चर कूलॉम्स लॉ के बाद आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर अपना कूलॉम्स लॉ का था। कूलॉम्स लॉ के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कूलॉम्स लॉ एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। कूलॉम्स लॉ अगर मैं लगा रहा हूं, यानी दो चार्जेस के बीच में लगा रहा हूं, तो वो चीज हमेशा मीडियम पर डिपेंड करेगी। यानी किस मीडियम में डाला गया है तो कितना फोर्स आएगा, किस हिसाब से फोर्स अफेक्ट होते हैं किसी मीडियम के अकॉर्डिंग, ये सारा इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जब कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल किया था तो कूलॉम्स लॉ के अंदर एक नई चीज देखने को मिली थी जिसको बोला था हम लोगों ने एप्सिलॉन। ठीक है, उसी को हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसी लेक्चर के अंदर इस पर न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर लेंगे आज। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आज क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा, पहले थोड़े सिंपल, फिर धीरे धीरे आपके बोर्ड जेई मेन और नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसी लेक्चर के अंदर, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपका कूलॉम्स लॉ का टॉपिक भी ले लूंगा, यानी कि आज की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का टॉपिक भी ले लूंगा, और साथ साथ में इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रोबेबल होते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपके देखना है तो इस पूरे वीडियो को देखना और आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे और फील आ जाएगा कि भाई किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं कहां पर, पूजा एकेडमी। मैं आपका राम सर और आप मेरे राम जी की सेना। आज का टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कूलॉम्स लॉ का टॉपिक, राम जी की सेना। चलो आप टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों कि अगर मैं बोलूं, यहां से समझना ध्यान से, कि अगर आपसे कोई बोलता है कि बच्चों कि बताओ जी कूलॉम्स लॉ बताओ, कूलॉम्स लॉ, तो यार इतने समझदार तो हम हो ही गए हैं। क्या समझदार हो गए हैं कि अगर हमसे कोई कूलॉम्स लॉ पूछ रहा है और मान लो कि एक चार्ज है मेरे पास Q1, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है चार्ज, दूसरा Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। सही है, तो अगर मैंने इसके कहां रखा है बच्चों कि इन एयर, इसको एयर में रखा है, हवा में रखा हुआ है। अगर मैंने इसको हवा में रखा हुआ है तो बच्चों इसके बीच का फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ जाता है बच्चों Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या बच्चों ये याद है आपको? हाँ जी सर, आपने पहले भी इस लेक्चर को इंक्लूड कर लिया था। तो कूलॉम्स लॉ यानी एयर में रखा हुआ होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाती है यहां पर। वेयर मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी ये वाली चीज, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। कहां पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, ऑफ एयर। आप इसकी जगह पे फ्री स्पेस भी लिख सकते हो, फ्री स्पेस, या फिर क्या लिख सकते हो बच्चों, वैक्यूम। ठीक है, क्यों, तीनों के लिए सेम वैल्यू ही रहती है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है कि भाई कितनी परमिशन मिलती है किसी मीडियम के द्वारा कि दो चार्ज कितना इंटरैक्ट कर सके, कितना फोर्स लगा सके, उस चीज को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का नाम दिया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 8 ठीक है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और आप इसकी यूनिट निकालनी होगी तो यूनिट कैसे आ जाएगी बच्चों, आपको याद होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो यार ये जो हमारे पास है इसकी क्या आ गई है, यूनिट। कैसे निकाल सकते हो तुम्हें पता ही है, इसको अगर मैं नीचे लेके चले जाता हूं तो कूलॉम का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये जाएगा तो पर न्यूटन फोर्स, और इसका जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये किसका है बच्चों, फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का। यानी फ्री स्पेस का मतलब होता है कि जब दो चार्जेस के बीच में या तो हवा भरी हो या हवा भी ना हो, बिल्कुल कुछ भी ना हो, कोई इंटरेक्शन, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तब जाके जो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, अगर आप जरा देखो बच्चों, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझाने वाला हूं, ध्यान समझना कि मीडियम कैसे इसको अफेक्ट कराती है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। समझना बच्चों, अगर मैं क्या करता हूं कि इसी पूरे सिस्टम को अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पर नॉट लगा दोगे ना, ये नॉट लगाओगे तो नॉट लगाने का मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो जाएगा एयर का या फ्री स्पेस का या वैक्यूम का हो जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन लिख दूं तो जरा देखना, एफ यहां पर देखना 1/4 पाई, सिर्फ एप्सिलॉन लिख दे रहा हूं यहां पर, एप्सिलॉन। ठीक है, किसी भी मीडियम का हो सकता है, और ये आप कह सकते हो यहां पर ये कितना हो गया, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर बच्चों मैं क्या कहता हूं कि ये देखो, ये चीज तो कांस्टेंट है, अगर इन दोनों चीजों को मैंने नहीं छेड़ा, इन दोनों को सेम ही रखा और किसी मीडियम में दोनों सिस्टम को डाल दिया,
इन सबको कांस्टेंट रखा है, इसको भी कांस्टेंट रखा है, इसको भी कांस्टेंट रखा है, मतलब कि सिस्टम में डाल दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया, बस क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। तो जरा यहां से थोड़ा ध्यान देना, इस तरह से थोड़ा ध्यान दो। तो क्या बच्चों यहां से दिख रहा है क्या, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के, एप्सिलॉन m। जी सर, मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करता हूं एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी मीडियम की बढ़ाता हूं तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, और एप्सिलॉन m की वैल्यू को अगर मैं कम करता हूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप देखो तो थोड़ा सा ये क्या है, अपने नाम के खिलाफ ही काम कर रहा है। हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है बच्चों, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल रहा है, तो परमिटिविटी का मतलब हमको ऐसा लग रहा होता है कि ये परमिशन दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर डिफरेंट लगाया गया। साइंटिस्टों ने बड़ा अलग से सोच समझ के इसका नाम रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या चीज है वो बताता हूं मैं, वो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है बच्चों कि जैसे मान लो कि चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहां पे चार्ज एक और है बच्चों, इसको हम बोलते हैं Q2 है मान लो। ठीक है, अगर मान लो कि इनके बीच में मैंने पानी भर दिया, ठीक है ना, इनके बीच में वाटर को फिल कर दिया, ये वाटर है, ऐसे ऐसे फिल कर दिया। यहां पर ये क्या भर दिया इसके बीच में बच्चों, वाटर है। इसको पूरे सिस्टम को, यानी मैं कह देता हूं यहां पर होल सिस्टम इज इमर्ज्ड इनटू वाटर, यानी पानी में डाल दिया। पूरे सिस्टम को किस में डाल दिया बच्चों, पानी में डाल दिया। अब पूरे सिस्टम को जो पानी में डालूंगा तो तुमको पता होना चाहिए बच्चों, ये पानी जो होगा यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बच्चों, हाँ, उसमें भी चार्ज होते हैं, यानी उनका भी अपना एक कोई फील्ड होता होगा। हाँ जी सर, तो अपना भी उनका फील्ड होता है। तो क्या होता है बच्चों कि जो मीडियम यानी पानी है, वाटर जो है, वो भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो फील्ड प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, जैसे ये दो चार्ज बैठे ना, एक चार्ज बैठा है इधर चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनका इंटरेक्शन जो भी हो रहा है, उस इंटरेक्शन को पानी यानी वाटर या कोई और भी मीडियम, कुछ भी और भी ले सकते हो, वो क्या करेंगे, उनके इंटरेक्शन को गिरा देंगे, कम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन होने वाला है वो इस बात पर मैटर करेगा कि वो मीडियम उसको कितना अलाउ करता है, कि वो मीडियम उसको कितना अलाउ करता है। तो ये परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की है, कि मीडियम कितना अलाउ करेगा। मीडियम कोशिश करता है कि भाई मैं रोकूं उसको, सही है, उन दोनों के बीच में क्या ना होने दूं, इंटरेक्शन ना होने दूं, उसको रोकना चाहता है, उसको चाहता है कि उसके बीच का जो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो वो कम हो जाए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम का भी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उन दोनों के बीच को रोकना चाहती है। जैसे एग्जांपल, एक तरह से बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कई बार देखते हो सोसाइटी में कई लोग लड़ जाते हैं आपस में, दो लोग लड़ रहे हैं, अब झगड़ा कर रहे हैं वो लोग, तो यानी कि उसमें रिपल्शन चल रहा है, वो दोनों इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो जब सामने में कोई होता है तो तुम्हें पता है जहां में लड़ाई होती है वहां एक चौधरी जरूर आ जाता है। तो वो चौधरी साहब क्या करते हैं, चौधरी साहब ये नहीं कि दोनों को लड़वाते हैं, है ना, वो फिर वो चौधरी नहीं हुआ, फिर तो वो आग में घी डालने वाली बात हो गई। नहीं, क्या होगा कि उन दोनों को रोकता है, उन दोनों को हटाता है। समझ रहे मेरी बात ये? तो अगर वो उन दोनों को हटा रहा है तो वो उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को कम कर रहा है, और वो हटा ही नहीं रहा तो उसका मतलब उसने तो फुल अलाउ कर दिया, है ना, फुल अलाउड है उसके अंदर। तो फिर तो खूब लड़ो मरो, यानी कोई इंटरेक्शन को रोकने वाला नहीं है, यानी वो फ्री स्पेस हो गया, एयर है उसके अंदर, कुछ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो मीडियम हमेशा क्या करेगा, रोकने की कोशिश करता रहता है कि भाई कितना अलाउ करता है। तो परमिटिविटी किस चीज की है, मीडियम की है, कि वो मीडियम खुद इनको रोककर, उनकी जो इंटरेक्शन को रोककर कितना रोक पाता है, और रोकने के बाद कितना बच जाता है, वही उसको क्या करवाता है, इंटरैक्ट करवाता है। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो इतनी इसकी यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही फोर्स क्या होगा, कम। मीडियम की एप्सिलॉन ज्यादा होना मतलब कि उसमें इतनी एबिलिटी है, वो इतना फील्ड बना सकती है कि दोनों के इंटरेक्शन को रोक दे। समझ रहे हो? और अगर मैं कहता हूं किसी मीडियम की परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत क्या है, मान लो कि बहुत कम है, तो इसके मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसकी बहुत कम है, तो वो उन दोनों के इंटरेक्शन को ज्यादा रोक नहीं पा रही। समझ रहे? उसका फील्ड वीक पड़ रहा है, उसका फील्ड वीक पड़ेगा तो दोनों के इंटरेक्शन को रोक नहीं पा रही, तो वो ज्यादा रोक नहीं पा रही, तो वो ज्यादा अलाउ कर रही है। समझ रहे हो कि वो ज्यादा अलाउ कर रही है कि भाई कितनी इंटरेक्शन होने वाली है। सेम उसी तरीके से मान लो कि क्लास चल रही है, क्लास के अंदर टीचर आते हैं,
भाई कई टीचरों की क्लास में बहुत शोर हो रहा होता है, कई टीचरों की क्लास में शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता, समझ रहे हो। तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है, जो आ रहा है चार्ज वो मीडियम कैसा है, वो कितना अलाउ करता है कि उनके बीच में कितना इंटरेक्शन हो। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो यार ये समझ में आता है कि यार कि कितना, है ना, इसको नोट कर लेना है ना, इसको नोट कर लेना कि मीडियम कितना अलाउ करता है किस चीज को लेकर, कि कितना वो फोर्स लगा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक बहुत बढ़िया सा एक टेबल बना देता हूं आपके लिए यहां पर, है ना, और उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर समझाने के लिए, जैसे कि यहां पर एप्सिलॉन लिख देता हूं, एप्सिलॉन ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर क्या लेता हूं, वैल्यू। अब जैसे मान लो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं, फ्री स्पेस ले लेता हूं, फ्री स्पेस मतलब जहां पर कोई ना हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फ्री स्पेस की, अभी लिख के दिखाया मैंने 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगर मैं आता हूं फ्री स्पेस का हो गया, मान लो कि अगर मैं क्या कहता हूं वाटर ले, पानी का ले लेता हूं, पानी का बच्चों होता है 7.12 इंटू में 10⁻⁻10 होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो अगर मैं ये कहता हूं आपसे, तो तुम जरा कंपैरिजन के लिए, क्योंकि तुम्हें याद नहीं करना होता, ये सब पेपर में दे दिया जाता है बच्चों, बट थोड़ा ध्यान रख लेना यार। कि बताओ जरा बच्चों कि अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं, एक फ्री स्पेस है एक वाटर है, तो किसकी ई की वैल्यू ज्यादा है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो हियर अगर आप देखो कि एप्सिलॉन वैल्यू वाटर की क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 10⁻⁻10 है, इसकी 10⁻⁻12 है, -12 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अगर मैं कहता हूं कि एप्सिलॉन ऑफ वाटर जो है वो क्या है, ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस से ज्यादा है। अगर फ्री स्पेस से इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि E की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी सिस्टम को एयर में से उठाकर पानी में डाल दूं, ठीक है, तो पानी में फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो चार्ज मतलब पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो अपना फील्ड इतना बना ले रहे हैं कि उन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या रिपल्शन को क्या करते, गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, उनका पावर है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा कि ये हमेशा क्या करेगा, इस वैल्यू से डिसाइड होगा कितना होना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए कि कितना वो गिरा सकता है, कितना नहीं गिरा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हमको पता होगी किसी भी मीडियम की, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनके बीच में फोर्स बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो इंटरेक्शन समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं बच्चों, है ना, डेफिनेशन किस चीज की, ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का टॉपिक, इसलिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं इस चीज को, तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो हम बोलते हैं क्या कि इट इज, ध्यान से देखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम बाय विच इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन electric field to decrease interaction between two charges, मतलब कि वो अपना खुद का कितना फील्ड बना लेती है, या वो खुद अपनी उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो उन दोनों के बीच के फोर्स को क्या कर दे बच्चों, कम कर दे। तो उन दोनों के फोर्स को कम कर दे, वही उसकी एबिलिटी, उसकी क्या कहलाती है, परमीबिलिटी, मतलब या परमिटिविटी, कि वो कितना परमिट करती है, रोकने के बाद जो बचा हुआ है वो कितना परमिट होता है, वो कहलाती है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ध्यान रहेगी बात। तो हाँ, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी याद रखना फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है, किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। दिमाग में आ जाता है क्या, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, नहीं, परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम। परमिटिविटी ज्यादा का मतलब होता है कि वो मीडियम अपने आप को बहुत पावरफुल बना रहा है और अलाउ नहीं कर रहा, किसको अलाउ नहीं कर रहा, कि वो दोनों चार्ज क्या कर सके, कि वो अलाउ करके एक दूसरे में इंटरेक्ट कर सके,
ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि परमिटिविटी का मतलब यह है कि वो कितना अलाउ कर पा रहा है आफ्टर डिक्रीजिंग द वैल्यू। डिक्रीज कर दी वैल्यू, डिक्रीज करने के बाद जो बची हुई वैल्यू है वो कितना अलाउ हो पा रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको हमने कहा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द होल सिस्टम। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया हो क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको एक तरीके समझते हैं। साइंटिस्टों ने सोचा बच्चों कि यार अगर मुझे परमिटिविटी समझानी है तो बिना कोई ज्यादा है कोई कम है ऐसा समझाने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो उन्होंने सोचा कि हर चीज रिलेटिव सही रहती है। अगर हम रिलेटिवली किसी से कंपेयर करके रख लें तो हमको समझने में आसानी होती है चीजों को, कोई बड़ा है कि छोटा है रिलेटिवली ही पता चलता है साइंस के अंदर। तो जरा समझो, रिलेटिवली हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर देखते हैं क्या चीज, तो हमने कहा कि भाई यहां पर एक नया टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बच्चों, और उसको क्या कहेंगे समझना। सबसे पहले मैं यहां पर तो लिख देता हूं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। ठीक, अगर मैंने उनको कहां पर रख दिया बच्चों, एयर में रख दिया, तो बताओ फोर्स कितना होगा। दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज R। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर है ये बच्चों, ये एयर में है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूं कि इफ सेम सेटअप प्लेस्ड इनटू वाटर कह लो या मीडियम कह लो, है ना, वाटर स्पेसिफिक हो जाएगा, कोई भी मीडियम ले लो, मीडियम। तो अगर मैं इसी सेम सेटअप को मीडियम में लेके जाऊं तो उसको FM कहता हूं, तो 1/4πε यहां पर M लिख देता हूं मीडियम के लिए। Q1 Q2 तो वही रहेगा, डिस्टेंस भी वही रहेगा, इक्वेशन क्या होगी 2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना, क्योंकि रिलेटिव निकालना चाहता था कि कूलॉम्स लॉ रिलेटिवली कैसे काम करेगा, तो बच्चों मैं क्या कह देता हूं, डिवाइड कर देता हूं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों। तो क्या आना चाहिए, इधर साइड में कर देता हूं, जरा क्या आएगा बताओ, F एयर डिवाइडेड बाय FM इक्वल टू, तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और नीचे 1/4πεm और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या बच्चों इससे कैंसिल हो गया, हाँ जी सर, इससे भी कैंसिल, इनसे भी कैंसिल। तो F एयर डिवाइडेड बाय FM इक्वल टू, FM मतलब मीडियम, और उसको एक तो कट चुका है तो ये सारी की वैल्यू कट गई, तो यहां पर एप्सिलॉन है तो कहां चले जाएगा ऊपर, है ना, ये एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हो बच्चों, तो ये जो रेशियो तुमको दिख रहा है यहां पर, ये जो रेशियो दिख रहा है F एयर बाय FM, या फिर आप ये EM अपॉन में क्या लिख रहे हो, E नॉट लिख रहे हो, ये जो भी चीज लिख रहे हो बच्चों, इनके रेशियो को क्या नाम दिया गया है, इसके रेशियो को नाम दिया गया है क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, ये क्या नाम दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको मैं यहां लिखता हूं, कापा से दिखाते हैं या इसको ER से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया बच्चों क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको वैसे इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यह है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव यानी डिवाइड करके निकाला गया, कापा मतलब कांस्टेंट दे दिया, डाई इलेक्ट्रिक क्योंकि दो चार्ज के बीच का रहता है, तो डाई इलेक्ट्रिक दो चार्ज के बीच का कांस्टेंट हो गया। तो अगर तुम यहां से देखो तो यार देखो क्या दिखता है आपको, तो F एयर डिवाइडेड बाय FM इक्वल टू K आ गया। तो अगर आप देखो तो FM की वैल्यू कितनी आ गई, F एयर बाय K। मतलब क्या है कि अगर आप देख सकते हो कि अगर मीडियम में डाल रहे हो, तो अगर तुम्हें कापा पता हो यानी कि इन दोनों का रेशियो मालूम हो, तो K टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि इन मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज्ड, है ना, डिक्रीज्ड बाय K टाइम्स फ्रॉम एयर। ये दिख रहा है मेरे को यहां से है ना, कि K टाइम वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आसान होता है K के टर्म में चीजों को समझना, इसीलिए साइंटिस्टों ने इसी रिलेशंस को आगे बढ़ाया और इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल इसी पे बनाया जाता है। तो K क्या है, एक प्रकार का रेशियो है। अच्छा ये याद रखना कि
एप्सिलॉन के टर्म में भी के निकाला जा सकता है, या ईआर बोलते हैं इसको, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो जरा देखो एक बार, मैं इसको यहां पर साइड में रब करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो लेना बच्चों, है ना। इसको मैं रब करता हूं 1 2 3। अगर आप तुम देख रहे हो यहां पर इस जगह से, देखो एक बार, देखो एक बार यहां पर दे रहा, देखो तो जैसे मैंने बोला ये चीज है, तो इसके टर्म में देखो तो ई एम बाय ई नॉट, ये एप्सिलॉन होता है, इसको के से दिखाया जा सकता है सब, और आप इसको ई एम अपॉन में ई नॉट इक्वल टू इसको ऐसे आर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप देख सकते हो एप्सिलॉन होता है, ई मतलब यहां एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, एप्सिलॉन। तो यार इसका मतलब क्या है कि ध्यान देना कि अगर फोर्स के टर्म में कर रहे हो, देखो थोड़ा ध्यान से, यहां समझने वाली बात है, गड़बड़ मत करवा लेना। एयर ऊपर है, मीडियम नीचे है, तो के टाइम्स आ रहा है, लेकिन एप्सिलॉन में मीडियम ऊपर है, एयर नीचे है। तो कोई अगर फोर्स के टर्म में डिफाइन करेगा तो एयर ऊपर है, मीडियम नीचे है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन के टर्म में डिफाइन करेगा तो मीडियम ऊपर है और एप्सिलॉन नॉट नीचे है। ध्यान रखना है, बात गड़बड़ नहीं कर देना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं, है ना, इसकी डेफिनेशन देना चाहूं कि भाई कोई हमसे बोल दे, भाई ये बता दो कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ, क्या चीज, फोर्सेस या फोर्स लिख दो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू द क्या लिखा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू द फोर्स बिटवीन, ठीक है, मीडियम, है ना, हैविंग सेम सेटअप। लेकिन सेटअप सेम रहना चाहिए, मतलब डिस्टेंस वही, मैग्नीट्यूड ऑफ वही, सब कुछ वही। तो अगर तुम उसमें कोई चेंज नहीं करते हो सिवाय मीडियम के, तो जो रेशियो कहलाएगा उसको हम लोग कहेंगे ये, देखिए एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू के, इसी को हमने नाम दे दिया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सी बात है बच्चों, एक रेशियो, एक मैथमेटिकल टर्म है, इसी मैथमेटिकल टर्म को हमने ऐसे दिखा दिया। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर मान लो कि मैं इसको डिफाइन करना चाहता, है ना, इसको डिफाइन करना चाहता मैं किसको, जरा समझो एक बार और। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमसे बोलता है कि बताओ इलेक्ट्रिकल रिलेटिव है ना, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अगर ये डिफाइन करनी है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इसके टर्म में। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या चीज आप जानते हो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द वैक्यूम, या एयर भी कह सकते हो, वैक्यूम की जगह पे वैक्यूम या एयर, ठीक है ना, ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड, या टू चार्जेस हैविंग सेम सेटअप रखोगे, बस मीडियम चेंज कर दोगे। तो यार देखो जरा ध्यान से, तो अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन दे रहे हो तो पहले मीडियम ऊपर आएगा और एयर नीचे आएगा। लेकिन अगर फोर्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो एयर ऊपर आएगा और मीडियम कहां आएगा, नीचे। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हम समझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है, बहुत बढ़िया बात हो जाती है। कैसे बढ़िया बात हो जाती है, इस चीज को मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, तरीके से समझाता हूं, फिर उस पर न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। डेफिनेशन ध्यान रखना इस चीज के लिए कि जैसे मैंने भी बताया आपको कि डेफिनेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स के टर्म में एयर ऊपर, मीडियम नीचे, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टर्म में मीडियम ऊपर और मीडियम ऊपर और एयर कहां, नीचे। ठीक है, ये समझो यहां पर सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ चीजों की वैल्यू याद रखना, जैसे कि अगर मैं K निकाल रहा हूं किस चीज के लिए, वाटर के लिए, यहां ले लेता हूं K,
यहां क्या लिखता हूं, वैल्यू। तो वाटर के लिए अगर तुम निकाल रहे हो तो वाटर की वैल्यू होती है 80.4, अप्रोक्सीमेटली 80 लिया जाता है बच्चों, ठीक है। और अगर आप एयर की बात करोगे तो एयर की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, तो 1 लेते हैं, इसको 1 ही लेना है, ठीक है। एयर की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। और अगर कोई मेटल है तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। ज्यादा वैल्यू याद नहीं करनी आपको, ये 2-3 वैल्यू थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ये ज्यादा काम आती है। वाटर की वैल्यू काम आती है, एयर की वैल्यू काम आती है, और मेटल की वैल्यू बहुत काम आती है, सही है। तो ये बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कैसे। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज ये है, हमारे लिए कैसे काम आ सकती है, समझो एक बार, समझ के देखो कैसे होता है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल जरिए समझाता हूं आपको कि इफ मैं बोल रहा हूं यहां पर कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is 80 and force between two charges, ठीक है, force between two charges is, मान लो यहां लिखता हूं 160 न्यूटन, सिंपल से देता हूं 160 न्यूटन in air, what will be forces, ठीक है, what will be force in air। तो what will be force in medium बच्चों, मीडियम। अगर किसी मीडियम में डेवलप कर देता हूं सिस्टम को तो मैं कैसे निकालूं, तो इतना आसान सवाल है, जरा देखना बच्चों कैसे करूं मैं यहां पर। आइए मैंने बताया था एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू के होता है, जी सर। तो ये बताओ एफ एयर मैंने कितना दे दिया, 160 दे दिया। एफ मीडियम में पूछ रहा हूं ये कितना हो गया भाई तुम्हारा, 80 हो गया। तो एफ एम इक्वल टू कितना हो गया, 160 बाय 80, कट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। यानी क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि अगर तुमको किसी मीडियम का के मालूम चल जाता है, यानी किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम चल जाता है, तो तुम ये समझ जाओगे कि एयर से उतने गुना फोर्स कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि किसी का मतलब कि मेटल की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी टाइम कम हो जाएगा, और इन्फिनिटी टाइम कम हो जाएगा तो मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मान लो किसी की वैल्यू 3 है, किसी में बोलता कोई मीडियम है, कोई ऑयल है, उस मीडियम की के की वैल्यू 3 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि के की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एयर से, जब एयर में जितना फोर्स होगा उनका 3 गुना फोर्स कम हो जाएगा किसके अंदर, उस मीडियम में डालने पर। तो कितना आसान हो गया। तो किसी की भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह लो, या कापा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कह लो, अगर तुम्हें यह मालूम चल जाता है तो तुम्हें यह मालूम चल जाएगा कि उस मीडियम में रखने पर कितने टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है ना, ज्यादा बातें ध्यान रखना कि अगर मुझे किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम चलेगी तो वो उतने टाइम्स फोर्स क्या होगा, उस मीडियम में कम हो जाएगा। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कूलॉम्स लॉ का तो सबने केस कर रखा होगा बच्चों। कूलॉम्स लॉ को एयर में रख दिया तो हमको पता चल जाता है, मीडियम में रख दिया तो भी मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर दोनों में एक थोड़ा मीडियम हो थोड़ा एयर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, जरा समझना। स्पेशल केस बोल रहा हूं मैं कूलॉम्स लॉ का कि एयर इज टू मीडियम, यानी थोड़ा एयर थोड़ा मीडियम, थोड़ा एयर थोड़ा मीडियम। तो कैसे करेंगे समझना बच्चों, कि जैसे मान लो कि चार्ज कितना है, Q1 है, चार्ज कितना है, Q2 है, इनके बीच में सिर्फ इतना ही मीडियम भरा हुआ है, जिसको कितना मान लेता हूं, D मान लेता हूं, और पूरा डिस्टेंस जो है D मान लेते हैं, तो इसको R मान लेते हैं, ऐसे इतना कह दिया मैंने। ये पूरा डिस्टेंस R है और इतना मीडियम, इतने में क्या भरा हुआ बच्चों, मीडियम भरा हुआ है, इतने में मीडियम है, इतने में ही है। तब कैसे सवाल करेंगे बताओ जरा मुझे। पूरा मीडियम भरा हुआ हो तो आसान है, पूरा मीडियम भरा हुआ हो तो आसान है, पर थोड़ा मीडियम और थोड़ा एयर, तब कैसा होता है समझना जरा एक बार। बहुत स्पेशल केस है इसका, ये बहुत बढ़िया से समझना कैसे करेंगे। तो जरा इसमें अगर मैं इसके लिए मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा जरा समझो। तो F फोर्स निकालना है, तो कैसे करूंगा, तो मैं एयर के टर्म्स में करूं। पहले एयर का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सबको एयर में बदलना चाहता हूं। तो Q1 Q2 तुम ये जानते ही हो कि एयर कहां तक भरी हुई है इसमें, तो सर ये इधर भी एयर है और इधर भी क्या है, एयर है। तो R में से D घटा लो, तो R - D।
तो R माइनस डी में एयर है, तो उसके लिए मैं एप्सिलॉन नॉट लगा सकता हूं। हाँ जी सर, बिल्कुल लगा सकते हो आप, R माइनस डी तक एयर है। लेकिन इतने में तो मीडियम है, इतने में तो मीडियम है। तो मुझे ये बताओ कि अगर इस मीडियम को एयर के बराबर का फोर्स दिलवाना चाहता हूं, इस मीडियम को एयर के बराबर का फोर्स दिलाना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा एयर के बराबर का? तो समझो यहां पर साइड F एयर इक्वल टू F मीडियम। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो भाई एयर में रखा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R एयर का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन M मीडियम और Q1 Q2 बाय R मीडियम का स्क्वायर। अरे यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों। जी सर, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R एयर का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई, इसकी जगह पे लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ER, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। और यहां पर कितना आ गया बच्चों? Q1 Q2 अपॉन में RM का स्क्वायर। EM की जगह पे बच्चों ये लिखा जा सकता है। तो Q1 Q2 कैंसिल हो गया, और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया? 1/R एयर का स्क्वायर, ठीक। और यहां क्या बच गया बच्चों? 1/ER और एप्सिलॉन R बोलते हैं इसको, RM का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मीडियम का फोर्स निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बता दो जरा यार, आप यहां पर ले आओ। तो R मीडियम का स्क्वायर R एयर का होल स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन R। तो RM की वैल्यू कितनी आ गई? रूट लगा दो सर, तो कितना आ जाएगा? R ऑफ एयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ER। यानी मीडियम को एयर में बदलना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या एयर के बराबर का फोर्स लगाना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी R ऑफ एयर किसके बराबर आया? R ऑफ एयर किसके बराबर आया बता दो? एयर वाला। तो RM अंडर रूट ER। तो बता दो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? तो सर इसके लिए कर सकते हो RM अंडर रूट में ER का होल स्क्वायर। तो यार ये वाला जो फोर्स होगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आप कब लगाओगे? जब एयर भी हो और क्या हो? मीडियम भी हो। तो एयर और मीडियम दोनों होते हैं तो ये वाला फोर्स लगाया जाता है। जहां पर क्या किया है मैंने कि इस मीडियम को एयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एयर में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, और आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, तो अब आगे क्वालिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर इस क्वालिटी प्रॉब्लम्स को करेंगे तो आपका ये टॉपिक और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है बच्चों, यहां से रीड करके मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलो, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? 2 चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट डिस्टेंस D exert force F on each other। मतलब क्या बच्चों? मतलब क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2 चार्जेस है, ठीक है भाई, ए लो जी 2 चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस है ये Q1 और क्या हो गया? Q2 है। इनके बीच का फोर्स F है, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो K टाइम्स कर देता हूं यहां पर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R D स्क्वायर, D लिया ना तो D स्क्वायर, K मतलब यहां पर कूलॉम वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यार ये सिचुएशन है बच्चों। तो अगर हमने क्या किया है, सिस्टम को इसके अंदर रखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है खुद से ही कि ये चीज है मेरे पास। अच्छा, K को जो है ना आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है कि इफ दे इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, यानी कि अगर इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम वही है बच्चों, दिस इज Q1 और दिस इज Q2, इस पूरे सिस्टम को किस में डाल दिया? किसी लिक्विड में डाल दिया, है ना, किस में डाल दिया? किसी लिक्विड में डाल दिया। और इस लिक्विड के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2 है, सही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या मैं इसको ER से दिखा देता हूं यार, है ना, क्योंकि ऐसे में K और K में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हमको ऐसा लगेगा कि भाई वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कि कापा है। तो आप ER भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ER की जगह K भी लिख सकते हो। तो कह रहा है कि ये 2 है, तो बोल रहा है फोर्स कितना होगा इसके बीच में। अब इसमें कितना फोर्स होगा? अरे यार ये कोई सवाल है? समझो कितना आसान हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि किसी मीडियम के अंदर अगर तुम्हें फोर्स निकालना है, किसी मीडियम के अंदर फोर्स निकालना है, तो क्या करूं? पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पर F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम इक्वल टू क्या होता है? K कह लो या ER कह लो बच्चों। तो F एयर में F बोल दिया मैंने, F मीडियम में पता नहीं, इसकी वैल्यू कितनी दे दी बच्चों? 2 दे दी। तो F मीडियम इक्वल टू कितना आ गया? F/2। फोर्स कितना आ गया? F/2। अब अच्छे बच्चे 1 सेकंड में इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, 1 ही मिनट में समझ जाते हैं। अच्छा सर कैसे समझ जाते हैं? ऐसे समझ जाते हैं, किस मीडियम में डाला? ऑयल में डाला, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी?
2, तो उस मीडियम में कितने टाइम फोर्स कम हो जाएगा? 2 टाइम्स। यार हमने पहले डिस्कस किया था, किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी होगी उतने टाइम फोर्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर। तो एक लाइन में समझ में आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? ऑप्शन बता दो यार। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए प्रॉब्लम करा रहा हूं बच्चों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को इतना पता है कि जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, चाहे मैं उसको कैसे भी सवाल दे दूं, कैसे भी घुमा के सवाल दे दूं, वो सारे कर लेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इसलिए याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये है कि जितनी वैल्यू दे रहे हो आप उतने टाइम्स एयर से वो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है? क्लियर रहेगी बात ये? हाँ। तो ये था अपना पहला प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने दिया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, जो दूसरा प्रॉब्लम है, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, जरा समझते हैं क्या कहता है कि फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई चार्ज रखा हुआ है और उस रखे हुए चार्ज के अंदर कोई फोर्स F लग रहा है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। इफ ब्रास रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस, हाउ डज फोर्स चेंज? कि फोर्स कितना चेंज होगा? प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर बताओ? तो जरा देखो कि वो बोल रहा है F मीडियम का ही पूछ रहा है कि मीडियम में कितना होगा, तो F एयर डिवाइडेड बाय K। अच्छा, 4 ब्रास, ब्रास एक मतलब एलॉय टाइप का होता है, मेटल की कैटेगरी में ले सकते हो उसको। K की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी होती है। K की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। तो बोलो F मीडियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? F मीडियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो जी, बोलो। तो F एयर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और किसी भी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो अगर तुमने किसी दो चार्जेस के बीच में किसी मेटल को या एलॉय की चीज बीच में डाल दी तो फोर्स 0 हो जाएगा। यानी अगर फोर्स 0 हो जा रहा है, फोर्स बिल्कुल खत्म हो जा रहा है बच्चों, फोर्स बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, तो तुम बताओ कि उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बताओ, क्या कहते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बच्चों आंसर होना चाहिए बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा मतलब मीडियम अपने आप को इतना अलाउ कर रहा है कि उसके फोर्स को 0 कर दे रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो बहुत ध्यान से। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, तो फोर्स तो 0 ही हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? गलती नहीं करना। तो ये था अपना सॉल्यूशन नंबर 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? इसका ऑप्शन भी ए ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए सेकंड प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड प्रॉब्लम पर, सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 पर आता हूं ना यार। 3 जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ध्यान से। और इसको समझाने के बाद मैं इसमें एक क्लैरिटी के लिए एक टॉपिक और क्लियर करके समझा दूंगा, वो बहुत ध्यान समझना। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड को, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस एट डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर। मतलब 2 चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। डिस्टेंस कितना है? R। इसको कहां पर रखा है बच्चों? मीडियम क्या है इसके अंदर? तो एयर है, एयर में रखा हुआ है इसको। और फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कह रहा है क्वेश्चन में F लग रहा है। इसके बीच में फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है, इनके बीच में। आगे क्या बोलता है वो देखो आप। एट व्हाट डिस्टेंस विल दीज चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन द मीडियम। अगर मेरे पास एक मीडियम है, सपोज कर ये मेरे पास एक मीडियम का बॉक्स बना देता हूं यहां पर, इसमें कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम, एयर मतलब एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है, और इसमें वही चार्ज है Q1 और एक चार्ज हमारा कितना Q2। इसका डिस्टेंस पता नहीं क्या है, वो बताना पड़ेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे तो वही फोर्स आएगा नहीं, इसमें डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फोर्स कम हो जाता है, इस वाले में फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फोर्स इसमें अगर कम हो जाता है तो फिर जो आपको पता ही है कि चार्ज को थोड़ा पास लाना पड़ेगा।
तब जाके इसके बराबर की फोर्स रख पाएगा। क्योंकि यहाँ तो मीडियम में एयर है, एयर ज़्यादा डिस्टर्ब करता नहीं है और मीडियम डिस्टर्ब करता है तो फोर्स कम करता है, तो फोर्स यहाँ गिर गया होगा, तो इसी के बराबर का फोर्स चाहिए तो चार्ज को थोड़े पास लाने पड़ेगा, तो डिस्टेंस अलग हुआ, वो कितना लाना पड़ेगा हमको निकालना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि सेम फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए, सेम जितना फोर्स यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है उतने सेम फोर्स को एक्सपीरियंस कराने के लिए मैं कितनी दूरी पर रखूँ उस चीज़ को। तो चलो देखो मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बताओ यहाँ जो लगेगा फोर्स वो कितना लग रहा होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या ये लग रहा होगा फोर्स? जी सर। इसमें कितना लग रहा होगा बच्चों बताना जरा। F एयर बोल देता हूं यहां पर, ये मीडियम, क्या कहते हो बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख देता हूं यहां पर, एप्सिलॉन m, ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक साइड में एक चीज लिख देता हूं यहां पर, क्या बताओ ER की वैल्यू कितनी होती है? तो सर ये होती है EM अपॉन में E0, मीडियम ऊपर और ये नीचे होती है। तो EM की वैल्यू कितनी आ सकती है? तो सर एप्सिलॉन नॉट इंटू में ER, ER की जगह K भी लिख सकते हो, है ना ये चीज, और K मैं इसलिए ले रहा हूं कि सेम सेम वैल्यू रहती है वरना। तो क्या बच्चों F मीडियम को 1/4 पाई, इसको हटाकर क्या ये लिख सकते हैं? हाँ जी सर, एप्सिलॉन नॉट ER और Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। यार ये हो गया। क्वेश्चन खूब बोल रहा है साफ साफ कि इन दोनों फोर्स को बराबर कर दो, इन दोनों फोर्स को क्या कर दो बच्चों, बराबर कर दो। तो अगर इन दोनों फोर्स को बराबर चाहिए तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं। तो अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। तो क्या करूं बच्चों, तो जरा देखो, तो Q1 Q2 कैंसिल, ठीक है, 1/4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी जगह बनाने के लिए बच्चों मैं मिटा देता हूं यहां पर, थोड़ा सा इसको मिटा दे बच्चों, है ना, इसको मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, ठीक, ओके। तो जरा देखो, तो यहां क्या बचा बच्चों, इस तरफ 1/r² बच गया, इधर 1/r², उधर क्या बचा बच्चों 1/r ER एप्सिलॉन r, और यहां पर क्या बच गया 1/r डैश का स्क्वायर। ये तो बचा बच्चों, यस सर। तो अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, r डैश का स्क्वायर ER इक्वल टू r², ये दोनों साथ में आ गए। अगर मुझे क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है या r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, तो r डैश का स्क्वायर इक्वल टू r² बाय एप्सिलॉन r, ऐसा हो जाएगा। और r डैश की वैल्यू कितनी आएगी, √r² डिवाइडेड बाय ये, तो यानी r अपॉन में एप्सिलॉन √ में r, ये निकल कर आ गया ये निकल कर आ गया। तो बच्चों क्या कहते हो, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है r डैश, नई डिस्टेंस जो निकाली गई है वो नई डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो नई डिस्टेंस होनी चाहिए r डैश इक्वल टू r बाय एप्सिलॉन r। यानी कि r ये कह सकते हो कि मीडियम का था, तो ये r किसके था, एयर था, और ये एप्सिलॉन r के टाइम्स में, ऐसा करके। कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है कि एयर के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो √2 टाइम्स ऑफ ER ऑफ r मीडियम होता है। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, सर कैसे, r एयर इक्वल टू √k टाइम्स ऑफ r मीडियम। तो एयर में कितना डिस्टेंस होता है और मीडियम में कितना डिस्टेंस होता है वो निकाल सकते हो। यानी सेम फोर्स एक्सपीरियंस कराने के लिए किसी मीडियम में चार्ज को कितनी दूरी पर रखें, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा r मीडियम इक्वल टू एयर डिवाइडेड बाय ये, यानी √2 टाइम्स ऑफ क्या चीज, रूट लगा देना है k का या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन इसका बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, इसको रब करते हैं। ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पर, फोर्थ पर आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इफ चार्जेस आर एट 3 सेंटीमीटर इन मीडियम, ठीक है जी, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कोई मीडियम है, ठीक है, उस मीडियम के अंदर चार्ज रखे हुए हैं ना, मीडियम है कोई,
और उसमें चार्ज जो है Q1 है, एक Q2 है, R है, तो R जो है वो कितने सेंटीमीटर पर है, 3 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है सर, ये कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्या बोलता है हमसे कि वेयर K की वैल्यू कितनी दे रखी है, उन्होंने 3 दे रखी है, K कह लो या ER कह लो, 3 दे रखी है। तो क्या बोलता है वो कि व्हाट इज डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस एयर में पूछ रहा है बच्चों, एयर का डिस्टेंस बता दो। तो जरा देखना बच्चों, अभी जस्ट तुमने किया था, अभी तुमने किया था कि आर मीडियम इक्वल टू कितना होता है, आर एयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ER होता है क्या बच्चों? जी सर। तो आर मीडियम, मीडियम में कितना, खुद क्वेश्चन ने कहा था मीडियम में कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। आर एयर पूछ रहा है, ये कितने का दे रखा है बच्चों, √3 का दे रखा है। तो बता दो आर एयर कितने का आ गया, 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। तो वो फॉर्मूला पता था, ये वाला भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या था ये प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं था, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता है तो आपको बहुत मजे आएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर जितना ज्यादा विश्वास होता है, बिलीव करोगे, उतना अच्छे से प्रॉब्लम होगा। अपने आप बिलीव जब होता है जब हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस सबकी करनी है, एकदम ध्यान से, बढ़िया से, मन लगाकर, नोट बनाकर, लिखकर, अच्छे से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाते हैं अगला हमारा जो है फिफ्थ सॉल्यूशन का, फिफ्थ का करते हैं। तो जो फिफ्थ बच्चों है वो कहता है कि अ स्मॉल ब्रास स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आपको दे रखा है, ऑफ 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम is made to touch another sphere of the same radius having negative charge 3 into 10 to the power -9 coulomb. Find the force between when they are separated by distance 20 centimeter. What will be the force between them when they immerse in an oil of dielectric constant? ठीक है, अगर आपसे बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दे रखा है, एक क्वेश्चन को देख लो, एक दो ब्रास की बॉल दे रखी है हमारे पास, एक ब्रास की बॉल है, ठीक है। इस ब्रास की बॉल के ऊपर क्या है, चार्ज कितना है बच्चों, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। एक और ब्रास की स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, चार्ज दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, वो भी कितने का, -3 इंटू में 10 टू दी पावर -9 कूलम। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 17 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, इस चीज को। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि मेड टू टच ऑन ईच अदर, सेम रेडियस दे रखा है बच्चों, सेम रेडियस हैविंग सेम नेगेटिव, ये दे रखा है हमको, उनको टच कर दिया। तो इनको टच करने पर क्या होगा, ऑन टचिंग, ठीक है। अगर ये टच करेगा तो शेयर करेंगे ये लोग चार्ज, तो कितना आ जाएगा भाई, चार्ज दोनों के ऊपर कितना कितना आ जाएगा, तो सर आ जाएगा इनके ऊपर ये 17 इंटू 10 की पावर -9 -3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 2। इतना चार्ज शेयर कर लेंगे लोग, है ना, इतना चार्ज शेयर कर लेंगे ये लोग। तो कितना आएगा बताओ, 17 में से 3 लेस कर लो, कितना आ जाएगा भाई, 14 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइड बाय 2। शेयरिंग ऑफ चार्ज से निकलता है बच्चों ये फॉर्मूला, 7 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो अब इस पर कितना आ गया, 7 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इस पर भी कितना आ गया, 7 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। मैं बताता हूं बच्चों कि Q अगर आप शेयर कराते हो, लेकिन बॉडी कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 हो जाता है शेयर। तो याद रखना इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले को लगा दिया मैंने और इस पर नया चार्ज आ गया, इतने का चार्ज आ गया। ठीक, तो बोलता है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, दे आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनके बीच में मुझे फोर्स निकालना है। क्या करना है, फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में, जिनको कितनी दूरी पर रखा गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। और फिर बोलता है कि अगर उसको एक ऑयल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है उसमें डाल दिया तो कितना फोर्स हो जाएगा। तो पहले एयर का निकाल लो कि एयर में कितना होने वाला है, तो आसान है भैया, है ना, आसान सा है सवाल। मुझे 400 मिल ही चुका है, इसको मैं रब करता हूं यहां से। अब क्या करें बता, क्या करें, तो आसानी से हो जाएगा। जरा देखो, F अगर मुझे एयर में निकालना है तो सर फॉर्मूला हो जाता है K, या लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश, और ये मान लेना इसको Q1 डैश मान लो इसको, Q2 डैश शेयर करने के बाद, और R का स्क्वायर। तो ये कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब नया चार्ज दोनों पे सेम ही है, 7 इंटू 10 की पावर -9 का स्क्वायर,
और डिस्टेंस कितने का बच्चों 20 सेंटीमीटर का, तो 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो आ रहा है करीब 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन। तो ये एयर में फोर्स आ गया। अब क्वेश्चन यही बोलता है कि अगर इसी सिस्टम को बच्चों, इसी सिस्टम को अगर किसी मीडियम में डाल दिया जाए, मीडियम में, तो वो क्या होगा फोर्स, तो F एयर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा K। तो एयर में कितना है 1.1 इंटू 10⁵ और मीडियम का कितना दे रखा है, तो उन्होंने 3 दे रखा था। तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 0.367 इंटू 10⁵ न्यूटन। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी, अच्छा ये -5 होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर -5 न्यूटन, माइनस से ऊपर। तो अगर एयर में आ गया तो मीडियम में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट सिखाया, मीडियम का लॉजिक भी सिखाया और शेयरिंग वाला भी सिखाया। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 5। वेरी गुड, ये था 5th। अब आ जाते हैं किस पर, सॉल्यूशन नंबर 6th पर। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखते हो 6 प्रॉब्लम पे करा रहा हूं बच्चों में, है ना, 6th के ऊपर आ जाते हैं। बढ़िया प्रॉब्लम है, जरा समझना कैसा है। 6 प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं यहां पर जो चीज कर रहा हूं वो समझना थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन D इन वैक्यूम। 2 चार्जेस है Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस, और ये कहां पर है बच्चों, एयर में है। किस में है ये, एयर में। ओके जी, एयर में। उसके बाद वो क्या बोलता है बच्चों, इसके अंदर जो हमारे को बताया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनके बीच का फोर्स F है। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D/3 इज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज एंड द फोर्स बिकम्स 9/25 F, फाइंड K। ये क्वेश्चन है। मतलब कि एक और चार्ज ले लो, दिस इज Q1, दिस इज Q2, और इस दोनों Q1 Q2 के बीच में एक यहां पर इतने हिस्से में जिसकी थिकनेस कितने की थी बच्चों, D/3 की। पूरा डिस्टेंस कितने का था, D का था। उसके D/3 में एक वैल्यू डाल दी गई, जिसमें K की वैल्यू कितनी है वही पूछी जा रही है। लेकिन पहले इसमें फोर्स कितना था, F था, और अब इसमें कितना हो गया 9/25 F, इतना फोर्स हो गया। तो बोल क्या रहा है कि भाई K की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, K की वैल्यू निकालो। तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। समझना, इससे पहले क्या होता था कि दोनों के बीच में एयर होती थी, दोनों के बीच में क्या होती थी, एयर होती थी, और अब बीच में एयर भी है और मीडियम भी है। एयर भी है और क्या चीज है, मीडियम भी है। तो हम कैसे करेंगे सवाल को, एयर भी है और मीडियम भी है, तो कैसे करें सवाल को, तो समझना जरा कैसे करेंगे सवाल को। इसको करने के लिए हम क्या करना चाहिए हमको, वो समझो एक बार। क्या करें, तो सबसे पहली बात ये है हमारे पास क्या, ये इसके अंदर फोर्स जो होता है वो F इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय D²। इतना हो जाएगा आसानी से। हाँ जी सर, लेकिन इसमें बहुत समझदारी से काम करना है, तो समझो कैसे करें। तो F जो हमारा मीडियम के अंदर है, मीडियम जो भी ये हमारे पास सेकंड केस कह लो यार, F' कह लो, जो ये वाला न्यू केस है, इसमें कैसे करें। तो बच्चों देखो, इतने में तो एयर भरी हुई है, कितनी भरी हुई है, एयर। तो बताओ कि कितना फोर्स निकलना चाहिए, तो सर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में कितना बच्चों यहां पर इस जगह बता दो, तो सर आ जाएगा कितना, D माइनस का D/3, ठीक है, D माइनस का D/3, क्योंकि D में से D/3 घटा लो तो उसमें हवाई तो भरी हुई है, यस, लेकिन ये भी तो है, कौन है ये कौन है, मीडियम है। तो मीडियम को मैं चाहता हूं किसमें बदल दूं, मीडियम को मैं चाहता हूं किसमें बदल दूं, एयर में बदल दूं, कि एयर में कितना होगा। तो अगर इस मीडियम को एयर के इक्विवेलेंट करना है तो क्या मुझे इतना डिस्टेंस लेना चाहिए, कितना डिस्टेंस, तो देखना R मीडियम अंडर रूट अपॉन में AR का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो F' इक्वल टू 1/4πε0, ऊपर कितना Q1 Q2, यहां आ जाएगा D माइनस का D/3, ये कितने का था मीडियम में बच्चों, D/3 का, और अंडर रूट टाइम्स ऑफ कितना बता दो, 3 का है, नहीं वही तो पूछना है, K लिख लो या R लिख लो, एक ही बात है, ER है ना, का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, ऐसा करके हो गया। तो जरा देखो ये कितने का है, 9F/25 का, और इतना अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से देखना एक बार तो, और यहां से D घटा लो उसको तो कितना कितना आएगा, तब देखना 1/4πε0
Q1 Q2। देखो यहाँ से मैं चाहता हूँ इस वैल्यू को ठीक ठीक से लिख दूँ, तो कितना आ जाएगा बता दो यहाँ से, तो इसको घटा दो, तो 2D 3D माइनस का D/3 यानी कि 2D/3 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2D/3 प्लस का D/3 अंडर रूट ER का होल स्क्वायर, और 9F/25 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2। यहाँ से D/3 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा D²/9, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा, और प्लस बच जाएगा यहाँ पर रूट ER का होल स्क्वायर। तो जरा देखो इस 9 को कहाँ लेके चले जाता हूँ, ऊपर लेके चले जाता हूँ, इस 9 को कहाँ लेके चले जाता हूँ, ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो 9F/25 इक्वल टू 9, ये ऊपर चले गया, और साथ में बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/D², ये बच गया, और नीचे बच गया 2 प्लस का अंडर रूट ER का होल स्क्वायर। तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें पता है ये पूरी चीज F है, फोर्स है F, ये वाला F है। तो जरा देखो F/25 इक्वल टू F, यहाँ 1/2 प्लस का अंडर रूट ER का होल स्क्वायर, F से F भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसका स्क्वायर रूट इधर लाओगे तो 1/5 इक्वल टू 1/2 प्लस का ये ER हो जाएगा, और 2 प्लस का रूट में ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये रूट में ER इक्वल टू कितना 5 माइनस का 2 यानी 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ER इक्वल टू 9। तो यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी आ गई इसकी बच्चों 9 आ गई, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से ये वाला प्रॉब्लम माना जाता है। तो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, ये बात ध्यान रखना इस बात को कि मैंने मीडियम को एयर से क्या कर दिया है, जैसे यहाँ पर क्या था, ये मीडियम था, तो इतने ही की बराबर फोर्स एयर में कितने में लगती, तो ये एयर का फॉर्मूला मैंने उतना डाल दिया, तो आसानी से काम हो गया, दोनों को बराबर करके निकाल दिया। तो ये है हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 6। वेरी गुड, इसको मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, इसको बैठ के एक बार ढंग से, मैंने करा दिया ना, एक बार कॉपी पेन लेकर खुद से ढंग से बैठ के करोगे तो तुम्हें और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है, जो कि हमारा 7th होने वाला है। और 1 मिनट जरा, 7th, यस बच्चों 7th प्रॉब्लम। अब 7th प्रॉब्लम में आ जाते हैं। द 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग मेक एंगल 30 डिग्री with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cubic centimeter. The angle remains same. The density of sphere is इतना and dielectric constant पूछा जा रहा है, dielectric constant पूछा जा रहा है। तो dielectric constant कैसे निकाला जाए, बहुत बढ़िया सवाल। जरा देखो जी सोल्यूशन नंबर 7 कैसे होगा। देखो अगर कहता है कि 2 स्ट्रिंग से एक ऐसे चार्ज को ऐसे सेपरेट किया गया है, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है 30 डिग्री बोला गया है, तो आपको पता ही है कि एंगल कितना दिया गया है बच्चों 30 डिग्री, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ देखो थीटा, यहाँ 60 दे दूँ, 30 दे दूँ, 45 दे दूँ, 90 दे दूँ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना कैसे, यहाँ पर अगर ये सिस्टम है मेरे पास, है ना, इसको एयर में रखा हुआ है बच्चों, कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, है ना, मान लो r मान लो, तो इनके बीच में चार्ज जो है आइडेंटिकल है, तो चार्ज Q है। इनका जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा है, F लग रहा है। इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F, दोनों के बीच में। और इसके इधर टेंशन लग रहा है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। और इसके हिसाब से अगर हम लोग चले बच्चों, ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो इधर आ जाएगा t sin थीटा, और इधर आ जाएगा t cos थीटा। तो हियर एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है तो कौन सी चीज किसके बराबर, ये चीज के बराबर, ये चीज के बराबर आ जाएगी। हाँ जी सर, तो देखो t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, t sin थीटा किसके बराबर, f के बराबर, और ये किसके बराबर, तो सर ये mg के बराबर। तो t से t कैंसिल, यहाँ कितना आ गया tan थीटा किसके बराबर आ गया, f बटे में mg, f ऐसे रख लो। अच्छा, डेंसिटी का खेल खेल रहे हैं ये लोग, तो मास कैसा होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम v मान लो किसका, जो स्फीयर है, और डेंसिटी कितना सिग्मा, और ये g। तो ये एक इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट, tan थीटा इक्वल टू v सिग्मा g।
कैसे निकाला? क्योंकि तुम पता होना चाहिए मास जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से निकाल दिया। अब कहता है कि इसी सिस्टम को, पूरे सिस्टम को पानी में, लिक्विड में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया, सेम सिस्टम को, एंगल कह रहा है सेम बन रहा है। क्वेश्चन में कहा गया थीटा कैसा बन रहा है बच्चों, सेम बन रहा है। बस एक डेंसिटी उसकी जो हमारे पास है मीडियम की दे रखी है इन लोगों ने, और वो बोलता है कि बताओ मीडियम का क्या होना चाहिए। तो जरा देखो मीडियम में डालने के बाद क्या चेंज आएगा वो समझो आप। मीडियम डालने के बाद क्या चेंज आएगा, तो टेंशन तो लगेगा, हाँ, लेकिन उतना टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि टेंशन तो बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मीडियम थोड़ा सा अलग फोर्स लगाएगी नीचे। तो यहां पर कितना लग गया बच्चों, mg, वेट तो नीचे ही लगेगा, इस पे चार्ज उतना ही है, अभी भी चार्ज उतना ही है। तो यहां से फोर्स कितना लग गया, F डैश। क्यों F डैश? क्योंकि मीडियम में गया, तो मीडियम में जाने से फोर्स बदल जाता है, मीडियम में जाने से फोर्स बदल जाता है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, बताना जरा। तो एक अप थ्रस्ट भी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अप थ्रस्ट। लिक्विड उसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाएगी। और टी डैश के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, अगर यहां पर थीटा बना हुआ है तो ये थीटा सेम ही है, तो यहां बन जाएगा टी डैश साइन थीटा, और यहां क्या बन जाएगा, टी डैश कॉस थीटा। यहां पर बस एक अप थ्रस्ट का लॉजिक आ गया, अप थ्रस्ट का। किसका लॉजिक आया, अप थ्रस्ट का। तो जरा समझो क्या कौन सी चीज किस चीज के बराबर हो सकती है। तो भाई ये हो गया तुम्हारा टी डैश साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, अपॉन में। यहां पर जरा देखो तो कौन कौन है, इस तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक अप थ्रस्ट भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो उसको ऊपर मानने की बजाय मैं नीचे मान लूंगा। तो यहां हो जाएगा कितना, टी डैश कॉस थीटा, और ये किधर जाएगा, एफ डैश। अच्छा इधर मुझे क्या लिखना चाहिए था, mg, लेकिन मैंने इसको नीचे लिख सकता हूं, तो यहां हो जाएगा mg माइनस का अप थ्रस्ट। अरे यार बच्चों ऊपर लिखूं या माइनस करके नीचे लिख दूं, एक ही बात है। तो एफ डैश ऐसे रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, mg तो मैंने अभी निकाल दिया था, यहां पर ये v रो जी, v सिग्मा जी है, और अब थ्रस्ट का कितना हो जाएगा, तो v रो जी। अच्छा रो क्या है यहां पर बता दो बच्चों, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और रो क्या चीज है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, ओके बच्चों, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाई कितना, यहां से कॉमन ले लो यार, वी जी कॉमन, अंदर कितना बच गया, सिग्मा माइनस का रो, ऐसा कुछ। इक्वेशन 2 मान लो इसको। अब देखो वो भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? जी सर बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का थीटा कैसा था, सेम ही था। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, यहां से रब कर दूं, ठीक है, यहां से रब कर देता हूं, ध्यान से। ठीक, अब जरा कंपेयर कर लो बच्चों, कंपेयर कर लो यार, दोनों टेन थीटा ही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन में वी सिग्मा जी इक्वल टू, उधर आ जाएगा एफ डैश अपॉन में वी जी, ठीक है, और सिग्मा माइनस का रो। अब जरा देखो v से v कैंसिल, g से g कैंसिल, तो f अपॉन में सिग्मा इक्वल टू f डैश अपॉन में कितना, सिग्मा माइनस का रो। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, चेंज वेंज कर लो इसको यार, f अपॉन में f डैश इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख दूं, f डैश अपॉन में f, इसको इधर ले आ रहा हूं, उसको इधर ले आ रहा हूं, सिग्मा माइनस रो अपॉन में सिग्मा, डिवाइड करोगे तो 1 माइनस का सिग्मा बाय रो, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा f डैश किसका, मीडियम का फोर्स है, ये किसका फोर्स है, मीडियम का, तो इसको मीडियम भी लिख सकता हूं और इसको एयर भी लिख सकता हूं, तो 1 माइनस का सिग्मा बाय रो हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा बच्चों। जी सर, तो क्या करें, तो जरा देखो f मीडियम जो होता है, f मीडियम क्या बच्चों, f एयर डिवाइड बाय k होता है, हाँ सर होता है, अरे होता है ना, f मीडियम को f एयर बाय k लिख सकता हूं, हाँ, 1 माइनस का सिग्मा रो बाय सिग्मा, एयर से एयर कैंसिल, 1 बाय कितना आ गया k, 1 माइनस, बताओ रो कितने का है, क्वेश्चन में देख लो बच्चों, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितने का है, 0.8 का, ये कितने का, ये है आपका 1.6 का। तो बच्चों क्या निकला बताओ यार, 1 बाई के इक्वल टू 1 माइनस का, ये तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना, शानदार क्वेश्चन। तो ये था आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये था आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मीडियम में डालने के बाद एक अपथ्रस्ट लगता है, या तो तुम इसमें जोड़ के दिखा देते या इसको नीचे लिख के माइनस कर सकते थे, तो इसलिए आसानी से सवाल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका 7। ठीक है, इसके बाद अगला एक और प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, और इस प्रॉब्लम के बाद बच्चों आपको एक देंगे हम लोग होमवर्क।
एक देंगे हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन देंगे। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर, जैसे अब आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आपकी फोटो भी हम दिखाएंगे, है ना। तो भूलना नहीं है, इस क्वेश्चन को देखना है ढंग से। 8th के बाद पहले मैं करा रहा हूं, 9th क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये था अपना 7th प्रॉब्लम। कौन सा था? 7th, ठीक है जी। हाँ जी सर, 7th प्रॉब्लम बढ़िया से समझ में आ गया। सोल्यूशन नंबर 8 पर आगे बच्चों, अब सोल्यूशन आखिरी, इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सोल्यूशन नंबर 8 देखो बच्चों, और इसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, और होमवर्क क्वेश्चन का जो सही जवाब देगा उसकी हम फोटो फ्लैश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बहुत बढ़िया से मेहनत करते रहना, और तुम बहुत अच्छे बच्चों, मुझे पता है सारे क्वेश्चन करते रहते हो। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया मैंने। हर बार आइडेंटिकल बॉडीज होती थी, इस बार नॉन आइडेंटिकल बॉडी मैंने ले लिया है। तो क्या कहता है कि 2 चार्जेस Q and 4Q, Q and 2Q आर डिस्ट्रीब्यूटेड 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस R and 4R, ठीक है। मतलब एक का रेडियस कितने का है? R का, दूसरे का रेडियस कितने का है? 4R का, ठीक है। कितने का है बच्चों? 4R का। और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो d है। इस पे चार्ज कितना है? Q है, और इस पे चार्ज कितना है? 2Q है, ये कह रहा है। और कहता है कि अगर when they join together and emerge into a liquid in which F becomes 3/5 of air, जैसे तुमने इसको मीडियम में डाला होगा, फोर्स 3/5 हो गया, यानी कम हो गया। तो बोल क्या रहा है मेरे से? वो बोल रहा है कि बताओ उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। इस बार सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें बॉडी सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तो ध्यान देना, अगर बच्चों मैंने इसको एयर में रखा हुआ है तो अभी बताओ कितना फोर्स आ जाएगा इसके अंदर। तो सर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2Q, Q इंटू 2Q बाय डी स्क्वायर, यानी F एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। तो एयर में रखा हुआ ये रहेगा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर व्हेन दे जॉइंड टुगेदर, अगर मान लो कि मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया आपस में। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो याद रखना, पहले क्या था? Q1 प्लस Q2/2 चलता था, आधा आधा शेयर करते थे भाई साहब, एवरेज ले लेते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होने वाला। कैसा होएगा वो समझो। तो Q1 डैश यानी पहले वाले पे कितना चार्ज होगा? तो सर ये होगा R1 प्लस का R2, और यहां पर Q टोटल होता है। तो पहला रेडियस कितने का? R का, दूसरा पहला रेडियस का वो कितने का? 4R का, और टोटल चार्ज बच्चों कितना? इस पे Q, इस पे 2Q, तो कितना आ गया बच्चों? 3Q आ गया, है ना। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि Q टोटल जो था बना, हाँ वो लिख देता हूँ यहाँ पर 3Q हो गया बच्चों। तो कितना आया बच्चों बताओ? तो ये आ गया R अपॉन में कितने का? 5R आ जाएगा जी सर, 5R, और इंटू में कितना आ गया? 3Q आ गया। तो क्या हो गया? R से R कैंसिल, कितना आ गया? 3/5 ऑफ Q। यानी अब इस पर जो चार्ज होगा वो 3/5 रह जाएगा इसका। और Q2 डैश कितना होगा बच्चों? नया चार्ज जब इसको मीडियम में डाला गया, व्हेन दे जॉइन टुगेदर, ठीक है, टुगेदर एंड प्लेस्ड, ये भी लिख दो, एंड प्लेस्ड इनटू मीडियम, और मीडियम में भी रखा हुआ है ज्वाइन करके। तो नया चार्ज इस पर कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा R2, R1 प्लस R2, और यहां रहेगा Q टोटल। तो ये R2 कितने का था? 4R का था। ये कितने का? R प्लस का 4R, ये 3Q। तो कितना आया बच्चों बताओ जरा बच्चों? तो ये आ गया 4R अपॉन में 5R, इंटू में कितने का? 3Q, R से R कैंसिल, 12/5Q। तो दूसरे बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा, यानी ज्वाइन करते ही चार्ज डिफरेंट हो जाएंगे इस बार। और चार्ज डिफरेंट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि भाई इनको किसी मीडियम में भी रख दिया गया है। किस में रख दिया? इसको मीडियम में रख दिया है। और बच्चों इसको मीडियम में रखने के बाद फोर्स कम भी हो गया है। तो बताना जरा F मीडियम में कितना आने वाला है? तो ये आएगा 1/4 पाई, यहां पर एप्सिलॉन है मीडियम, और यहां पर कितना बच्चों? Q जो आपका डैश है, मैं लिखता हूं यहां पर Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डिस्टेंस सेम रखा है, ठीक है सर। तो FM एयर में मीडियम में कितना हो गया है बच्चों? तो उसने खुद बोला 3/5 ऑफ एयर, साफ बोला उसने। और उसके बाद कितना? 1/4 पाई ये। अच्छा ये मैं चाहता हूं इसको हटाऊं, तो क्या मैं इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू में ER लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं, फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है सर। इसकी जगह पे Q1 Q2 की जगह क्या लिख सकता हूं? यहां पर लिख दो 3/5 ऑफ Q और 12/5 ऑफ Q अपॉन में कितना आ गया? डी स्क्वायर।
ठीक, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो 3/5 ऑफ एफ एयर इक्वल टू, ढंग से लिख देते हैं इस चीज को, बाकी चीजों को नीचे ले आओ। तो इधर से क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना हो गया बच्चों, क्यू का स्क्वायर हो गया। और नीचे जो है इन नंबरों को मैं अलग कर दूंगा अभी, और ये यहां पर क्या ले आता हूं, डी स्क्वायर ले आता हूं, डी स्क्वायर। और साइड में कर लो, जो मैंने साइड में करना था, क्या क्या कर लिया बच्चों, 3/5 कर लिया, इंटू में 12/5 कर लिया, और साथ में आपका 1 में ई आर कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ आ रहा है। देखो ना 3/5 ये रहा, 12/5 ये रहा, Q1 Q स्क्वायर इधर आ गया, डी स्क्वायर इधर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का इधर कर दिया, और आर इधर कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा वो देखो जरा, है ना। इसको मैं रब करता हूँ साइड में, ये वाला रब कर दूं, जरा देखो आप ऐसा करने से क्या होगा। चलो देखो, ये हो गया तुम्हारा कितना, 3/5 ऑफ एयर, 3/5 ऑफ एयर, ये पूरा। तो ये तो एयर वाला फोर्स था, नहीं एयर वाला नहीं बच्चों, इसमें से मैं क्या करता हूँ, 12 में से 2 निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, भाई इसमें से 2 निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास, 3/5 इंटू में 6/5 और 1 में ए आर। अब बताओ जरा, 3/5 ऑफ एफ एयर, ये क्या हो गया, एयर वाला फोर्स आ गया, एयर वाला है ना, सेम इक्वेशन फर्स्ट। और यहां कितना हो गया, 18/25 इंटू 1/ER। एयर से एयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 जा 25, इधर ले आओ 15/18 1/ER। इसको काट पीट के रख दो, काट पीट के रख दी, बना दो उसको, है ना। क्या कर दे, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 18, 3 पंजे 15, तो ER इक्वल टू कितना आ गया, 6/5। यही इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू थी, है ना। तो कितना आ गया बच्चों, 6/5। सही किया ना, कोई गलत तो नहीं हुआ, 5/6 और 6/5, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, और इसी को आपका होमवर्क में करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके लाओगे तो बहुत बढ़िया होगा, और आप जैसा कोई नहीं। तो आई थिंक मैंने सारे प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम इस पर इंक्लूड कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, टेक केयर।